अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। ये बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। टिल रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स को खबर ही नहीं थी कि सारा कॉस्मॉस इनविजिबल पिलर्स पर टिका हुआ है, यानी कायनात ऐसे सुतूनों पर कायम है जो इंसान की आंखों को नजर नहीं आते। टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो देखें। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मॉस की समरी बताएंगे, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द कॉस्मॉस यानी कॉस्मॉस किन चीजों का बना हुआ है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की मुख्तसरन तफसील, और फिर डार्क मैटर की मौजूदगी के दलाइल हम बताएंगे यानी एविडेंसेस ऑफ द डार्क मैटर्स प्रेजेंस। आखिर में कुरान्स व्यू ऑन दीज इश्यूज एंड द फाइनल वर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मॉस को एक नजर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो ज्यादा लिट एरियाज हैं वो सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर डॉट एक गैलेक्सी है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो फिलामेंट्स हैं। बाकी का जो दिख रहा है वो डार्क मैटर है। आगे जाते हैं। मैंने इसकी तफसील ज्यादा पिछले वीडियो में बताई है। यहाँ मुख्तसरन देखते हैं कि कॉस्मॉस स्ट्रक्चर कैसे रहता है। राइट पर देखें, इसको हनीकोम स्ट्रक्चर कहते हैं। हेक्सागन जो नजर आ रहे हैं उनके बीच ज्यादा मैटर नहीं होता और वो वाइड्स कहलाते हैं। हेक्सागन्स के जो बाउंड्रीज हैं वो वॉल्स कहलाते हैं, और वॉल्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स और क्लस्टर्स। एजेस पे जो गैलेक्सी के क्लस्टर्स हैं उनको जोड़े रखते हैं फिलामेंट्स। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉस्मॉस, यानी कॉस्मॉस के कंटेंट्स क्या है, किस चीज की बनी हुई है। द कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स और द कॉस्मॉस। द यूनिवर्स इज थॉट टू बी मेड अप ऑफ 0.4% विजिबल ऑर्डिनरी मैटर, यानी हमारी आंखों को जो कुछ नजर आता है सारे हिमली बॉडीज, अज्जा में फल की वगैरह वगैरह, वो मिन जुमला सिर्फ और सिर्फ 0.4% ही होता है। 26.6% हिडन मैटर होता है जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं, और फिर 3.6% इज नॉन विजिबल ऑर्डिनरी मैटर, यानी ये मैटर हिडन है और उसमें से कुछ नॉन विजिबल है, ऑर्डिनरी मैटर है, बाकी का सारा का सारा डार्क मैटर है। और 73% ऑफ डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी क्या है नीचे देखें। डार्क एनर्जी इज अ मिस्टीरियस फोर्स विच हैज एग्जिस्टेड सिंस द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड विच हैज रिसेंटली बीन एक्सेलरेटिंग इट्स एक्सपेंशन, यानी डार्क एनर्जी अव्वल दिन से ही है जब कायनात बनी है, और ये कायनात को फैलाने की जिम्मेदार डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी की और थोड़ी सी तफसील देखते हुए हम डार्क मैटर पर जाएंगे। The simultaneous existence of the largest known voids and galaxy clusters requires about 70% of dark energy in the universe today, यानी कि जो इतने बड़े voids हैं कायनात में और जो इतने बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, इनका साइमल्टेनियस प्रेजेंस और इनका जो फैलाव हो रहा है तेज रफ्तार से, उसके पीछे 70% डार्क एनर्जी का होना जरूरी है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी जो बात कही गई उसको सपोर्ट कर रहा है CMB डेटा। रोल ऑफ डार्क एनर्जी। रोल ऑफ डार्क एनर्जी इन एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स। राइट पर फिगर देखें। जैसा मैंने अभी बताया है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर वॉइड्स एंड वॉल्स पर मबनी रहता है। एक वॉइड हेक्सागन शेप का होता है, उमूमन मैंने सेंटर पे लिखा है एक वॉइड, और वॉइड के जो एजेस है उस पर गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं। ये वॉइड एक्सपैंड हो रहा है। देखें दूसरा हेक्सागन मैंने बताया एक्सपैंडेड वॉइड, और फिर वक्त के साथ साथ मजीद एक्सपैंड हो रहा है, तो मैंने एक तीसरा हेक्सागन बताया। तो ये वॉइड्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं, और क्लस्टर्स यानी गैलेक्सी क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये दूर उनको करने वाला डार्क एनर्जी है, यानी डार्क एनर्जी उन्हें दूर करती है, कायनात को एक्सपैंड करती है। अब देखते हैं डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर ऑफ द कॉस्मॉस। कॉस्मिक वेब। डार्क मैटर, यहाँ पर राइट साइड फिगर देखें। कॉस्मिक वेब का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो तो फिलामेंट्स हैं, उन्हीं के बीच क्लस्टर्स भी होते हैं, और जो ज्यादातर डार्क दिख रहा है वो डार्क मैटर है। दिस ग्राफिक रिप्रेजेंट्स अ स्लाइस ऑफ spider web like structure of the universe called the cosmic web. These great filaments are made largely of dark matter located in the space between galaxies. अब देखते हैं रोल ऑफ द डार्क मैटर। ये डार्क मैटर आखिर क्या रोल अदा करता है हमारी कायनात में। The force of gravity creates concentrations of dark matter that are the structures out of which galaxies form. यानी डार्क मैटर को कॉन्सेंट्रेट करता है, एक जगह करने का काम फोर्स ऑफ ग्रेविटी करती है, और फिर ये डार्क मैटर जो कॉन्सेंट्रेटेड है ये गैलेक्सीज को जन्म देता है, नए स्टार्स को जन्म देता है।
The dark matter that dominate the mass of any galaxy gravitationally attracts the gas out of which stars are eventually made. Further role देखते हैं dark matter का. Dark matter's existence has been deduced from its gravitational effects on the stars and gases that make up all the galaxies known in the universe. यानी हमारी कायनात की सारी कहकशाएं और उनके सारे स्टार्स डार्क मैटर के बने हुए हैं. डार्क मैटर इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोलॉजिकल थियरी बिकॉज ऑफ इट्स की रोल इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड इन बाइंडिंग ऑल गैलेक्सीज टुगेदर. अभी कायनात का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को शेप देने वाला डार्क मैटर है और सारे गैलेक्सीज को आपस में जोड़े रखने का काम, बाइंडिंग करने का काम भी डार्क मैटर करता है. इन शॉर्ट, यूनिवर्स का जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम डार्क मैटर करता है. वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून. और हमने अपनी कुदरत से आसमान को मिसल एक छत के बनाया जो महफूज है और ये लोग इस आसमान के अंदर की मौजूदा निशानियों से एराज किए हुए हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान को एक मजबूत छत की मिसल बनाया, उसको महफूज किया, यानी ब्लैक मैटर उसका शेप मेंटेन करता हुआ आया है. अगर वो ना रहे तो जो डार्क एनर्जी कायनात को एक्सपैंड कर रही है वो एक न एक दिन सारे आसमान को फाड़ देगी. लिहाजा कायनात की शक्ल को मेंटेन करने का काम, आसमान को महफूज करने का काम अल्लाह के हुक्म से डार्क मैटर करता है. आगे देखें कि प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर, इसका सबूत क्या है कि डार्क मैटर मौजूद है. इसकी कोई दलील होनी चाहिए. यहाँ हम पहली दलील देते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या चीज़ है वो मैंने राइट पर समझाया, राइट कॉर्नर पर. लेकिन वो समझने से पहले आप मिडिल में देखें कि जब एक ऑप्टिकल लेंस के ऊपर लाइट पड़ती है तो लेंस लाइट के रेस को बेंड करता है और एक पॉइंट पर फोकस करता है. उसी तरह राइट पर देखें, अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लैनेट है, कोई मैटर है, तो वो भी लाइट रेस को बेंड कर देता है. लेकिन फ़र्क इतना है कि एक पॉइंट पर लाइट फोकस नहीं होती, बल्कि नीचे देखें आप, क्रिसेंट की तरह एक लाइट का आर्क नजर आता है. Dark matter on these scales can be detected using gravitational lensing, which is the focusing of light by matter, predicted by Einstein's theory of general relativity. तो मैंने जो कॉन्सेप्ट राइट पर समझाया है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता है. यहाँ पर मैंने इसको डार्क किया है बॉडी को ये बताने के लिए कि मैटर विजिबल हो या इनविजिबल हो, किसी तरह से मैटर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के सबब लाइट को बेंड जरूर करता है. लेफ्ट पर देखें एक सिनारियो. सेंटर पर एक लाइट सोर्स है, उसके हम दो बीम्स लेफ्ट से राइट तक आते हुए बता रहे हैं. जो एक्वा ब्लू बीम है वो अनअफेक्टेड है ये एज्यूम कर रहे हैं, और जो वाइट बीम आ रही है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से बेंड हो रही है और आप देखें एक सर्कल की शक्ल ले रही है, और बीच में जो मास है वो हमको नजर नहीं आ रहा है. यानी इनविजिबल मास या मैटर लाइट को बेंड करता है. मास चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो, लाइट को जरूर बेंड करता है. राइट पर भी एक एग्जाम्पल देखें कि दूर एक लाइट का सोर्स है, बीच में इनविजिबल मैटर है, लेकिन लाइट जरूर बेंड हुई है और सर्कल की शक्ल में, आर्क की शक्ल में हमें दिख रही है. ऐसे एग्जाम्पल को आइंस्टाइन रिंग कहते हैं. एक और एग्जाम्पल जो बहुत ही वेल नोन है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का वो है ब्लड क्लस्टर. ब्लड क्लस्टर दरअसल दो गैलेक्सी क्लस्टर्स का मर्जिंग है. दो क्लस्टर्स बहुत ही तेजी से, तेज रफ्तार से दौड़ते हुए एक दूसरे में मर्ज हुए हैं. जो नॉर्मल मैटर है दोनों गैलेक्सीज का वो सेंटर पे पिंक कलर में नजर आ रहा है. चूंकि नॉर्मल मैटर के साथ डार्क मैटर भी होता है, लेकिन डार्क मैटर की रफ्तार कम होने के सबब वो पीछे रह गया और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के सबब जो रोशनी फैली उसमें वो ब्लू कलर का नजर आ रहा है. आप देख सकते हैं वो लाइट को डिस्पर्स कर रहा है, जिसके सबब उसकी मौजूदगी की इत्तला मिल रही है, लेकिन बजाते खुद वो हमें नजर नहीं आता. देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं. He withholds the sky व युमसिकु समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निह.
इल्ला बिइज़्निही इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम, और वो आसमान को ज़मीन पर गिरने से थामे हुए है मगर उसके हुक्म से, यानी अल्लाह ताला आसमानों को थामे हुए है। वो अगर डार्क मैटर ना बनाता होता तो सारा आसमान फट कर टूट फूट कर गिर गया होता। बेशक अल्लाह लोगों पर नरमी करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। प्रेजेंस ऑफ द डार्क मैटर, यानी डार्क मैटर की मौजूदगी की दूसरी दलील देखते हैं, सेकेंड एविडेंस। इसको हम कहेंगे गैलेक्सी रोटेशन। उसको समझाने के लिए हम 2-3 केसेस पहले लेंगे कि गैलेक्सी रोटेशन क्या है और वो एबनॉर्मली क्यों बिहेव कर रहा है। उस पर जाने से पहले यहाँ एक आसान सा केस देखें। लेफ्ट पर मैंने ग्रामोफोन बताया है। ग्रामोफोन के कई सर्कल्स होते हैं। जो नियरेस्ट सर्कल है या जो पार्टिकल नियरेस्ट सर्कल पे है और जो पार्टिकल फारदेस्ट सर्कल पे है, उन दोनों को एक ही वक्त में अपना सर्कल कंप्लीट करना पड़ता है। जैसा मैंने बीच में बताया है, पॉइंट P और पॉइंट Q दो अलग अलग सर्कल्स में हैं, लेकिन दोनों एक ही वक्त में अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं। उसके सबब उनकी स्पीड में फ़र्क होता है, यानी पॉइंट Q को तेज़ रफ्तार से दौड़ना पड़ता है, जबकि पॉइंट P कम रफ्तार से भी वही वक्त में अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अगर हम देखें राइट का फिगर, तो सेंटर से जैसे जैसे फासला बढ़ेगा पार्टिकल का, वैसे ही स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी डिस्टेंस और स्पीड को प्लॉट करेंगे तो इस तरह का कर्व आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको हम रोटेशन कर्व कहेंगे। अब देखें एक और केस। सेंटर पे मास बहुत है, यानी सूरज है, इसका मास बहुत है, इसकी ग्रेविटी पुल बहुत है। उसके सबब जो करीब के प्लैनेट्स हैं उनको बहुत ही तेज रफ्तार से अपने ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा, वरना सूरज उन्हें कशिश कर लेगा, जज्ब कर लेगा। लेकिन जैसे सूरज से दूर होते जाएंगे प्लैनेट्स, उनकी रफ्तार दौड़ने की कम होती चले जाएगी। राइट का अगर ग्राफ देखें, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड, आप देखें जितना डिस्टेंस राइट की तरफ बढ़ता है स्पीड उतना ही कम होती जाएगी। ये सोलार सिस्टम का एनिमेशन है। सेंटर पे सन और अतराफ में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सबसे करीब तरीन प्लैनेट यानी मर्क्यूरी को देखें, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है चूंकि वो करीब है, वरना सूरज उसको कशिश कर लेगा। और जो प्लैनेट्स उससे दूर हैं, जो जितना दूर है उनकी रफ्तार उतनी ही कम होती जा रही है। ये गौर करें, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड का ग्राफ इसीलिए डिक्लाइन पर रहेगा। मामला गैलेक्सी का देखें। सेंटर पे बहुत ज़्यादा मास है और उसके अतराफ सारे स्टार्स घूमते हैं। उसूलन तो ये सोलार सिस्टम को फॉलो करना चाहिए था कि करीब के स्टार्स बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते और दूर के स्टार्स बहुत कम रफ्तार से दौड़ते। लेकिन जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट पर देखें रोटेशन कर्व, तो क्या देखते हैं कि करीब के स्टार्स हों या दूर के स्टार्स, डिस्टेंस चाहे सेंटर से कितना ही क्यों ना हो, स्पीड तकरीबन नॉर्मल होती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ऐसा क्यों है? बट स्पीड इज कांस्टेंट फॉर वेरिंग डिस्टेंस, वाई? इसका जवाब एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क मैटर की शक्ल में दिया है। और ये इत्तेफाक से कोई एक गैलेक्सी का बिहेवियर नहीं ही है, बल्कि अदर गैलेक्सीज हैव सिमिलर रोटेशन कर्व्स। यानी हर गैलेक्सी में स्टार्स का डिस्टेंस चाहे सेंटर से करीब हो या दूर हो, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड का जो कर्व है वो कांस्टेंट होता है। हाउ इज द रोटेशन कर्व पॉसिबल? ये क्यों कर हुआ? फिगर ए में देखें, ऐसा होना चाहिए था कि फासला जितना दूर हो स्टार की रफ्तार उतनी ही कम होती जाए, कर्व को डिक्लाइन पर आना चाहिए था जैसा फिगर ए में बताया गया है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा है जैसा कि फिगर बी में बताया गया है, यानी स्टार करीब हो या बाईद तरीन हो, दोनों की रफ्तार कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ऐसा क्यों है? टू कीप स्पीड कांस्टेंट एट इंक्रीजिंग डिस्टेंस देयर नीड टू बी मास डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम, नॉट जस्ट एट द सेंटर। यानी अगर ऐसा कर्व होना चाहिए जैसा राइट पर आ रहा है, तो मास बीच में भी होना चाहिए, सितारों के बीच में भी होना चाहिए। बट द गैलेक्सी इज ब्राइटेस्ट एट द सेंटर। लेकिन हम देखते हैं कि गैलेक्सी सिर्फ सेंटर पे ब्राइट है या तारों पे ब्राइट है। मे बी ऑल मास डज नॉट गिव ऑफ लाइट, हैंस डार्क मैटर एग्जिस्ट। ये कंक्लूड एस्ट्रोनॉमर्स ने किया है। ये गैलेक्सीज का एनिमेशन है। लेफ्ट की गैलेक्सी में देखें, दूर के स्टार्स कम रफ्तार से
اور قریب کے اسٹار زیادہ رفتار سے گھوم رہے ہیں، اس لیے اس کا گراف کانسٹنٹ نہیں ہے۔ رائٹ کی گیلیکسی دیکھیں، دور کے اور قریب کے اسٹارز ایک ہی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں، اس لیے گراف کانسٹنٹ ہے۔ بیہیویئر آف دی ڈارک میٹر تھوڑا کمپیئر کریں ان تینوں کیسز کو۔ لیفٹ پہ میں نے گراموفون بتایا ہے، ڈسٹینس ورسز اسپیڈ ایک اسٹریٹ لائن ہے، بیچ میں سولار سسٹم ڈسٹینس ورسز اسپیڈ ڈیکلائننگ کرو ہے۔ رائٹ پہ دیکھیں گیلیکسی ڈسٹینس ورسز اسپیڈ ایک آلموسٹ کانسٹنٹ لائن ہے۔ اگر گیلیکسی ایک ہارڈ ڈسک کی طرح ہوتی، یعنی بیچ میں ماس پوری طرح فلڈ ہوتا، تو پھر اس کی کرو گراموفون کی کرو ایک جیسی ہوتی، لیکن ویسا نہیں ہے۔ اور اگر گیلیکسی کے سٹارز کے بیچ میں ہالو ہوتا، اسپیس ہوتا، جیسا کہ سولار سسٹم میں ہے، تو پھر گیلیکسی کا کرو سولار سسٹم کے کرو کو فالو کرتا، لیکن ویسا بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ کنکلوژن فارم ہوتا ہے کہ گیلیکسی کے جو سٹارز ہیں وہ آپس میں خاص میٹر سے بندھے ہوئے ہیں ایک خاص انداز میں۔ یہاں پر ایسٹرونومرز نے امیجن کیا ہے کہ گیلیکسی ڈارک میٹر میں ڈوبی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے۔ واٹ از ڈارک میٹر؟ ڈارک میٹر از دا میٹیریل دیٹ از نان لیومینس، یعنی جو چمکتا نہیں، جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، has gravitational effects but does not interact with electromagnetic forces، یعنی اس کا گریوی افیکٹ ہے لیکن یہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز سے انٹریکٹ نہیں کرتا اور ہماری آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ کنٹینیوس نہیں ہے، جیسا کہ گراموفون کا ڈسک ہوتا ہے ویسا کنٹینیوس بھی نہیں ہے۔ میں نے امیجن کیا ہے، یہاں پر رائٹ پر دیکھیں گیلیکسی نیوکلیس ہے، اطراف میں سٹارز گھوم رہے ہیں اور اطراف کے جو سٹارز ہیں وہ آپس میں بندھے ہوئے ہیں، ایک فریم میں بندھے ہوئے ہیں، اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں کہ قریب کا سٹار اور دور کا سٹار دونوں کی رفتار ایک ہوتی ہے جب یہ گیلیکسی کے اطراف گھومتے ہیں، یعنی ایک ہائیلی کمپلیکیٹڈ فریم ہے جن میں یہ سارے سٹارز فکس کیے ہوئے ہیں، یہ اپنے بلبوتے پر اپنی جگہ سے موو نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کا ایک خاص کرو آ رہا ہے جو بالکل ہی سرپرائزنگ ہے۔ میں نے لکھا stars are tied through pillars of complicated frames، اور جو پلرز ہیں وہ انویزیبل ہیں چونکہ وہ ڈارک میٹر کے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، یعنی ستون جو ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ستون ضرور موجود ہیں۔ He has created the heavens without support that you can see۔ اس کی مختصراً تفسیر دیکھیں، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، تفسیر ابن کثیر پر فوکس کرتے ہیں۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جاتے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ تھی سورہ لقمان کی آیت۔ سورہ رعد میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے، یہ دیکھیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو ٹھہرایا، بلند کیا ایسے ستونوں کے بلبوتے پہ جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تفسیر آیات دیکھتے ہیں، یہ دونوں آیتیں سورہ لقمان اور سورہ رعد کی آیت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، یعنی آسمانوں کو نامرئی اور غیر محسوس ستونوں پر قائم کیا، یعنی اللہ نے آسمانوں کو انویزیبل اور انسینسیٹیو پلرز پر قائم کیا ہے، سپورٹرز پر قائم کیا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے۔ یہاں ستونوں کی نفی نہیں ہے بلکہ رویت کی نفی ہے، یعنی پلرز کی پریزنس کو نگیٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی ویزیبلٹی کو نگیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان غیر مرئی ستونوں پر قائم ہے، یعنی انویزیبل پلرز پر، انویزیبل سپورٹرز پر آسمان قائم ہے۔ مفسر نے ایک مثال دی ہے، جیسا میں نے لیفٹ پہ بتایا ہے، سورج کے اطراف پلانٹس ہیں جو گریویٹیشنل فورس کے سبب سورج سے بندھے ہوئے ہیں لیکن وہ اطراف میں دوڑتے ہیں، اس لیے چونکہ سینٹریفیوگل فورس جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ دونوں فورسز کی بنیاد پر ہمارا سولار سسٹم قائم ہے۔ یہ مثال مفسر نے دی ہے
لیکن ہم جو مثال دے رہے ہیں وہ کاسمک لیول پر ہے، یہ سولار سسٹم لیول پر ہے۔ آگے دیکھیں، ہم سمرائز کرتے ہیں جو بھی ایکسپلین کیے ہیں۔ The expansion of the universe is the increase in distance between any two given gravitationally unbound parts of the observable universe with time۔ یعنی ہم یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ایکسپینڈ کون سے باڈیز ہو رہے ہیں؟ کون سے باڈیز ایک دوسرے سے ریسیڈ کر رہے ہیں، دور جا رہے ہیں؟ پلانیٹری سسٹم کے باڈیز نہیں، چونکہ وہ گریویٹیشنلی اٹریکٹڈ ہیں۔ ایسے باڈیز جن کے بیچ گریویٹیشنل اٹریکشن نہیں ہوتا ہے، جیسا دو گیلیکسیز ہوں، وہ بہت دور ہوتے ہیں، ان کے بیچ کوئی گریویٹیشنل اٹریکشن نہیں ہوتا ہے، وہ دو گیلیکسیز دور جاتے ہیں، ان کے کلسٹرز دور جاتے ہیں، جیسا میں نے رائٹ پر بتایا ہے، بیچ میں وائڈ ہے جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اس کے ایجز پر جو کلسٹرز ہیں وہ ایکسپینڈ بھی ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور بھی جا رہے ہیں، اور ان کو دور کرنے کا کام ڈارک انرجی کرتا ہے۔ ڈارک انرجی ایکسپینڈز دی یونیورس، اور اگر ایسے ہی ایکسپینڈ کرتا جائے اور ان کی شیپ کو مینٹین نہیں کیا جائے تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گی۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے، آسمان کی شکل کو قائم رکھنے کے لیے، آسمان کے کاروبار کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈارک میٹر بنایا۔ The dark matter sustains the shape of the universe، یعنی ڈارک انرجی کائنات کو پھیلا رہی ہے اور ڈارک میٹر کائنات کے شکل کو تھامے ہوئے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ انہیں سولار سسٹم کے لیول پر دیکھا گیا تو گریویٹیشنل پل کے سبب اور سینٹریفیوگل فورس کے سبب زمین بیلنسڈ اپنی آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ اس طرح اگر کاسمک لیول پر دیکھا جائے تو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر دونوں مل کے کائنات کے شیپ کو تھامے ہوئے ہیں، یہ بے شک اللہ کے حکم سے ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو نہ چھوڑ دیں، اور اگر بالفرض موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس قدر تیز رفتاری سے کائنات پھیل رہی ہے کہ ہمارے بیان کے باہر ہے، لیکن پھر بھی یہ کائنات، یہ کاسموس اپنی شکل کو بگڑنے نہیں دے رہا ہے، بلکہ شکل اس کی قائم ہے، اس کی ہر چیز جو کی توں قائم ہے، لیکن پھیلتے جا رہی ہے کائنات بے انتہا تیز رفتاری سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو اس پھیلتی ہوئی کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ And he assigned to each heaven its duty and command, and we adorned the lower heaven with lights and provided it with guard۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا کو صرف مزین ہی نہیں کیا بلکہ میں اس کی حفاظت بھی کر رہا ہوں۔ Such is the decree of him, the exalted in might, full of knowledge۔ The final word، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ And we created not the heavens and the earth and all that is between them in play۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے آسمان اور زمین اس نے کھیل کے لیے نہیں بنایا، یعنی یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کائنات وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ سارے آسمان اور زمین ایک مقصد کے تحت حق کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ یہاں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، لوٹ آئے اور اپنے اعمال کا حساب دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔